वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं 10,000 प्रश्नों की सीरीज़। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने उसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो भी आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और बाकी की वीडियोज़ भी देखते रहिए। बाकी वीडियोज़ को आगे करने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमारी टीम के द्वारा LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए नया बैच बिठाया जा रहा है 15 फरवरी से। ठीक है, बहुत से बच्चों की ये शिकायत थी कि वो पहले बैच में एनरोल नहीं हो पाए थे, तो इसलिए नया बैच शुरू कर दिया जाए। आपकी समस्या को ध्यान में रखकर ही इस बैच को शुरू किया जा रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द 15 फरवरी से पहले इस बैच में एनरोल होइएगा। आपको अगर इसमें जुड़ना है तो आप 8219312129 पर व्हाट्सएप करिए। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये रहेगा हमारा लास्ट बैच। इसके बाद से हम शुरू नहीं करेंगे कोई भी बैच। ठीक है ना, तो जल्द से जल्द इस पर जुड़कर अपना लाभ उठाइएगा। और इसी के साथ देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया गया है। अगर उनके साथ भी आप नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो जैसा कि पता है आपको, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 125 प्रश्नों को, और जो इस वीडियो को लाइक करने का टारगेट रहता है तो वो रहता है 50 लाइक का। जितनी जल्द आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं उसके पश्चात आपको नया वीडियो मिल जाता है। तो इसको भी आप जल्द से जल्द 50 लाइक दीजिएगा, आपको नया वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी, जो अनदेखे अनजान पुल है, ये नरेश मेहता का नहीं, राजेंद्र यादव का उपन्यास हो जाएगा। बाकी दो एकांत, डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन, ये तीनों के तीनों उपन्यास हो जाएंगे नरेश मेहता की। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी भविष्य में पूछा जाएगा तो आप इसे सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 2, निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, अर्थात जो नागार्जुन है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी नरेश मेहता, दिनकर और नागार्जुन को तो नहीं मिला है, नरेश मेहता को मिला है, दिनकर को मिला है और निर्मल वर्मा को भी मिला है। तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे भविष्य में पूछे जा सकते हैं। रुकिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा, पहले का सही हो जाएगा विकल्प बी, नेक्स्ट का नागार्जुन। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? विकल्प में है कहानी, उपन्यास, नाटक और संस्मरण। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो जो सूरज का 7वां घोड़ा होगा यह उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना किसकी रचना हो जाएगी अगर पूछा जाएगा तो धर्मवीर भारती की ये उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, 4, गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कौन सा वाक्य यहाँ पर गलत होगा? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग मिलता है, बिल्कुल सही है। व्यंजनापूर्ण प्रयोग है, बिल्कुल सही है। सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग है, ये भी सही है। परंतु जो कठिन भाषा का प्रयोग यहाँ पर नहीं मिलता है, तो सी सही यहाँ पर हो जाएगा कि गोदान के संदर्भ में ये कथन संगत नहीं होगा। बाकी अगर पूछा जाए गोदान किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, कौन इसके उपन्यासकार हैं, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे। समय इसका 1936 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, 5, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं 5वें प्रश्न में। तो जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, आनंद मठ। आप सभी को इसका तो ज्ञात होगा ही होगा कि जो आनंद मठ है ये बंकिम चंद्र का ही उपन्यास होगा। फिर जो अगला प्रश्न यहाँ पर 6 पूछा गया है आपसे, प्रश्न संख्या 6, पद्यात्मक भावभूति पर श्यामा स्वपन नामक उपन्यास की रचना किसने की? तो सही जो विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा इस उपन्यास की रचना की गई थी, श्यामा स्वपन नामक उपन्यास। ठीक है, विधा याद रखिएगा, विधा पूछी जा सकती है। इसी के साथ देखिएगा, जो अगर पूछा जाएगा जो ठाकुर जगमोहन सिंह थे ये किस काल से संबंधित थे? ये भारतेंदु काल के प्रमुख कवियों, उपन्यासकारों, निबंधकारों के अंतर्गत माने जाते हैं।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 7, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं, तो बताइएगा नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन होंगे। तो ये हो जाएंगे शिव प्रसाद सिंह, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन हैं। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 8वें का, तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये नाखून क्यों बढ़ते निबंध के लेखक हो जाएंगे। इसी के साथ जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है इनका कुटुज, ये भी काफ़ी पूछे जाने वाला निबंध है। और पूछा जाएगा कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ये कैसे निबंधकार हैं, तो ये ललित निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न 9 है यहाँ पर, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। तो ये आपकी यात्रा वृत्तांत से संबंधित रचना होगी। अगर पूछा जाएगा किसकी रचना है तो ये हो जाएगी अज्ञेय जी की रचना। अगला प्रश्न देखिएगा 10, इसमें क्या पूछा गया है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। थोड़ा सा जूम कर देते हैं पीडीएफ को, ये ठीक है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये बताइएगा। तो ये हुई थी 1893 में। सभा की स्थापना 93 में हुई थी और 96 में भी कुछ हुआ था, 1896 में। तो वो कौन सा है, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम, कौन सा 96 में हुआ था और कौन सा 93 में हुआ था। अगला प्रश्न है 11, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति है हिंदी में। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा 11वें का ए। अगला प्रश्न है 12, जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो उस स्थिति को कहा जाता है साधारणीकरण, विकल्प डी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 13, किलकत कहना घुटू रुवनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीवे धावत। उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस का आलंबन कौन सा है। वात्सल्य रस का आलंबन पूछा गया है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 13 का, तो ये हो जाएगा विकल्प डी। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ये पंक्तियाँ कही गई है। तो यहाँ पर जो वात्सल्य रस के आलंबन होंगे तो ये भगवान बालक श्री कृष्ण ही होंगे, ठीक है, बालक श्री कृष्ण। तो देखिएगा अगर पूछा जाएगा आपसे कि ये पंक्तियाँ किसकी होंगी, तो ये पंक्तियाँ सूरदास जी की हो जाएंगी, ठीक है। तो पंक्तियों का भी ध्यान रखना है, पंक्तियाँ भी पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है 14, इसमें क्या पूछा गया है, खड़ी बोली का उद्भव हुआ है। तो बताइएगा खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से या किस हिंदी के अंतर्गत हुआ है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का उद्भव हुआ है, बी सही विकल्प। अगला प्रश्न 15 है, विवत्स रस का स्थानीय या फिर स्थायी भाव क्या है। तो सही विकल्प हो जाएगा जुगुप्सा, डी। यहाँ से देखिए पूछा जा सकता है कि रसों की संख्या भरत मुनि के द्वारा कितनी स्वीकार की गई थी। तो जो भरत मुनि थे इन्होंने रसों की संख्या मानी थी 8। अगर सर्वमान्य मत के आधार पर पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16, भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है। तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है भय की स्थिति पे उत्पन्न कोई भी मनोविकार होता है, उसे भयानक रस की स्थिति के कारण उत्पन्न माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 17, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है। तो विकल्प के अनुसार जो सही हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 पूछा गया है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। तो ये हो जाएंगे आपके राम कुमार वर्मा जी, विकल्प बी ही यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 19, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की। तो ये दिखती सी बात है, जो ये नाटक है इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे।
अगला प्रश्न 20 है, शारदिया के नाटककार कौन हैं? तो ये हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है 21, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है, तो इसे कहा जाता है दुर्लभ। अगला प्रश्न है 22, प्रत्यय शब्द का निर्माण है। बताना है कि जो प्रत्यय शब्द का संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर प्रतिधन अय हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 23 से 24 तक दिए गए शब्दों का विलोम छांटना है। प्रश्न है 23 में, अभिसरण का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा अपसरण, भी सही विकल्प। अगला है 24, सुषुप्त का विलोम कौन सा है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर जागृत, भी सही विकल्प। अगला प्रश्न यहाँ पर है 25, इसमें क्या पूछा गया है? जलज का अर्थ कमल है, तो जलद का क्या अर्थ होगा? तो ये हो जाएगा मेघ, विकल्प भी सही हो जाएगा यहाँ। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 26, अशीत का अर्थ खाया हुआ है, तो अशीत का अर्थ क्या होगा? अशीत का हो जाएगा काला, विकल्प भी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 27, राणा ने सोचा कि इस पार तब तक चेतक था उस पार, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं यहाँ पर अलंकार हो जाएगा, विकल्प डी अतिशयोक्ति अलंकार। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं 28, इसमें क्या पूछा गया है? हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका शीघ्र जली गई, गए निशाचर भाग, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा, तो यह भी अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 यहाँ पर हमारे से छूट गया था। इसमें क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा पूर्ण उपमा नहीं है? तो जो पूर्ण उपमा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, पड़ी थी बिजली सी विकराल। ये पंक्तियाँ कुछ बन रही है, बाकी जो पूर्ण उपमा हो जाएंगी, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, हरिपद कोमल कमल से, नील कमल से सुंदर नयन। ये तो हो जाएंगी आपकी पूर्ण उपमा के अंतर्गत, सिवाय विकल्प ए की। फिर जो अगला प्रश्न है 30, कौन रोक सकता है उसकी गति, गर्ज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। तो यहाँ पर जो हो जाएगा प्रश्न अलंकार हो जाएगा, विकल्प भी सही। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं 31, उपेंद्र बजरा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो ये होते हैं 11, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 32, निर्मल वर्मा का उपन्यास है, तो बताइएगा निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा अंतिम अरण्य, विकल्प डी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 33, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं, तो कौन होंगी इसकी लेखिका? तो मनु भंडारी इसकी लेखिका हो जाएंगी। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर 34 है, प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी होगी? तो ये होगी विकल्प ए ठाकुर का कुआं। अगला प्रश्न है 35, प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है ईदगाह में, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 होगा, इसमें पूछा गया है प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग है, तो बतानी है प्रेमचंद की कहानियों की संख्या कितनी होगी? तो ये लगभग 300 के आसपास है। ये सारी की सारी जो मानसरोवर में संकलित होगी, विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रेरणा नामक कहानी के लेखक हैं, तो जो प्रेरणा नामक कहानी के लेखक हो जाएंगे ये प्रेमचंद्र जी ही हो जाएंगे, विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 38, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नामक नहीं, क्या कह रहा हूँ, ये हुआ यहाँ पर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, चोखे चौपदे। अगला प्रश्न है 39, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान माना जाता है? तो ये माना जाता है मैथिली शरण गुप्त का, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर है 40, इसमें आपसे पूछा गया है ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प सी, संप्रदान। अगला प्रश्न यहाँ पर है 41, इसमें पूछा गया है मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में होता है। तो कर्मवाच्य में ये हो जाएगा मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, विकल्प बी नहीं, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। तो जो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर हो जाएगा कपड़ा, बाकी चिड़िया, भुजा, जाति, ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे, कपड़ा पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 43, जनता का बहुवचन क्या है? जनता का बहुवचन जो हो जाएगा आपका जनता ही हो जाएगा, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 44, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा बंधु वर्ग, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है 45, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो कबीर की भाषा कहलाती है सधुकड़ी, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है 46, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो ये कहा था सूफियों का प्रभाव। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 47, मालती माधव रचना है, तो किसकी रचना हो जाएगी ये? भवभूति की, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। जो प्रश्न संख्या 47 छूट गया था, इसमें देखिएगा जो रचना है हनुमत चरित के रचयिता कौन हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगे रायमल पांडे, यहाँ पर डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है बरवे के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये होती हैं 7। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 50, तो इसमें पूछा गया है हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वह सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। तो यहाँ पर रोला छंद होगा, विकल्प डी सही। अगला है 51, जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहाँ पर कौन सा छंद होता है? वहाँ पर होता है वर्णवृत्त छंद। अगला देखिएगा 52, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो जो विद्यालय है ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होगा, बाकी जगदम्बा, संतोष, अहंकार ये तीनों हो जाएंगे आपकी व्यंजन संधि के उदाहरण। अगला प्रश्न देखिएगा 53, या ई जमा आ या फिर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये होता है यण संधि के अंतर्गत, सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 54, पात्रे जलम अस्ति का हिंदी में अनुवाद है, तो कौन सा अनुवाद यहाँ पर सही हो जाएगा? पात्र में जल है, डी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 55, खेत में अन्न उत्पन्न होता है, संस्कृत में अनुवाद है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति,
फिर अगला प्रश्न है 56, मालती माधव कितने अंकों में विभक्त है? तो ये हो जाएगी 10 अंकों में विभक्त। पूछा जाएगा किसकी रचना है, तो ये भवभूति की रचना हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 57, निम्नलिखित में से वाक्य में नमः के योग में कौन सी विभक्ति जनकाय नमः, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तो ये हो जाएगी चतुर्थी, विकल्प डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 58, निम्नलिखित शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। आहू में देखिएगा कौन सा प्रकृति प्रत्यय होगा, तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिएगा 59, संस्कृत शब्द नासित का संधि विच्छेद है। विकल्प बी, न धमा न धन आसित। अगला प्रश्न है 60, अनद्यतन भूतकाल में लकार प्रयुक्त होता है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिएगा 61, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद होगा। धीवरोक्तम, इसका संधि विच्छेद बताइएगा। तो ये हो जाएगा विकल्प सी, धीवर्धन उक्तम। अगला प्रश्न है 62, निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी थी? तो ये लिखी थी सरोज समृद्धि। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो देख लेते हैं संगत के आधार पर कौन सा सही होगा। हिमकृतनी किसकी रचना हो जाएगी? हिमकृतनी, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की हो जाएगी। विकल्प सी। विकल्प ए का बी के साथ मिलान हो जाएगा। वैदेही बनवास ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये जो वैदेही बनवास है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का हो जाएगा, इनका नहीं होगा। वैदेही बनवास हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। फिर है उद्धव शतक, ये हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर का। और जो पथिक है ये रामनरेश त्रिपाठी का ही होगा, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपके 4 प्रश्न बनते हैं। हिमकृतनी रचना किसकी हो जाएगी? माखनलाल चतुर्वेदी की। वैदेही बनवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का। और पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 64, मुक्त छंद के प्रेरणता हैं कौन होंगे? मुक्त छंद के प्रेरणता, तो ये आपके निराला जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं, तो यह भी निराला जी ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 66, गीत गुंज किस कवि की रचना है? तो यह भी निराला जी की ही रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 67, अयोग बहा वर्ण है। अंग और आ ये आपकी अयोग बहा वर्ण हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 68, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो जो देशज हो जाएगा कटोरा, लोटा, खिड़की इत्यादि देशज हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है 69, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो जो विदेशी हो जाएगा ये टिकट हो जाएगा, अंग्रेजी का होगा टिकट। अगला प्रश्न देखिए 70, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो जो तत्सम शब्द हो जाएगा यहाँ पर, तो जो सही विकल्प हो जाएगा तत्सम के आधार पर, तो ये हो जाएगा आपका कुकुर, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 71, काव्य संग्रह नाटक जारी है के रचयिता कौन होंगे? लीलाधर जगूड़ी, विकल्प डी सही। अगला है यहाँ पर 72, बलदेव खटी के रचनाकार हैं। लीलाधर जगूड़ी ही बलदेव खटी के रचनाकार भी हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 73, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है?
जो पौराणिक कथा पर आधारित नहीं होगी, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा अमन का राग। बाकी महाप्रस्थान, उर्वशी, अनुप्रिया ये तीनों ही महाकथा पर पौराणिक कथा पर आधारित होंगी। अगला प्रश्न है 74, मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न बोली है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर मैथिली हो जाएगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है 75, विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं हैं। तो कौन नहीं होंगे? नागार्जुन। बाकी सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, ये तीनों तो हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 76, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो सही विकल्प जो 76 का हो जाएगा, विकल्प भी छायावाद। अगला जो प्रश्न यहाँ पर 77 दिया गया है, एक घूंट एकांकी के एकांकीकार कौन होंगे? तो ये जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 78, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन होंगे? पहले तो ध्यान रखिएगा ये नाटक होगा मिस्टर अभिमन्यु, तो इसके नाटककार हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण लाल, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। फिर जो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। तो चलिए कर लेते हैं सुमेलित। तो देखिए यहाँ पर है जो प्रेम माधुरी है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? 1875। अगर ये पूछा जाए किसकी रचना हो जाएगी प्रेम माधुरी? भारतेंदु की, भारतेंदु की। फिर है एकांतवासी योगी, तो ये इसका समय हो जाएगा 1886, किसकी रचना हो जाएगी? श्रीधर पाठक की। इसके पश्चात हिम तिरंगनी है, इसका समय क्या हो जाएगा? 1948 के आसपास, और ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हो जाएगी। फिर जो निहार है, निहार किसकी रचना हो जाएगी? महादेवी वर्मा की, समय इसका 1930 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो सुमेलित कूट हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अगला प्रश्न है 80, भारतेंदु युग के नाटककार हैं, तो कौन होंगे भारतेंदु युग के नाटककार? तो ये हो जाएंगे आपके श्रीनिवास दास, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिएगा 81, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। फिर अगला प्रश्न है 82, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल के लेखिका कौन होंगी? तो जो दूसरा ताजमहल की लेखिका हो जाएंगी विकल्प ए, नासिरा शर्मा। अगला प्रश्न है 83, आह में धातु है, तो जो आह में धातु हो जाएगी विकल्प बी। अगला प्रश्न है 84, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो जो गलत हो जाएगा यहाँ पर मार्ग और केतु, बाकी पुष्प और प्रसून सही हो जाएगा, सांप और ब्याल सही हो जाएगा, माता और प्रसून सही हो जाएगा सिवाय डी के। अगला प्रश्न है 85, ऋक स्थान में कौन सा संस्कृत शब्द आएगा? तो जो यहाँ पर वाक्य है, यहाँ पर जो संस्कृत शब्द आएगा तो वो आएगा विकल्प ए, गुरुकुलम, सह गुरुकुलम उपबस्ती। अगला प्रश्न है 86, हम सब वेद पढ़ते हैं का संस्कृत अनुवाद होगा? वयम वेदम पठामः, विकल्प डी सही। अगला जो प्रश्न है 87, इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो ये हो जाएगा विकल्प सी, 18, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पश्चिमी की। अगला प्रश्न है 89, रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि ब्रजभाषा में रचना करते थे, विकल्प
बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पहाड़ी है? तो ये जो मंडियाली है ये पहाड़ी बोली हो जाएगी। बाकी बांगरू, कौरबी, हड़ौती ये सब इसमें असंगत हो जाएंगी। मंडियाली किस क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, ये बताइएगा आप। अगला प्रश्न 91 है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, डी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 92, इसमें पूछा गया है वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। तो 92 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा वचन रूपी अमृत, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न यहाँ पर है 93, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। तो 93 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, पांचों उंगलियां घी में। फिर अगला प्रश्न है 94, मुहावरा है आंखें खोल देना का, इसका सही अर्थ कौन सा निकलेगा? भ्रम को दूर करना। अगला प्रश्न है 95, बोलती प्रतिमा कृति किस प्रकार की विधा है? तो ये रेखाचित्र विधा की रचना हो जाएगी। पूछा जाएगा किसकी रचना है, तो ये श्री राम शर्मा जी की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 96, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो ये हो जाएगा विकल्प सी, रसज्ञ रंजन। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 97, स्वयंभू की कृति का नाम बताइए। पमचर्यु। अगला प्रश्न है 98, निम्न में से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा, विद्यापति की पदावली। अगला है 99, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा। अगला प्रश्न यहाँ पर 100 है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो ये बुंदेली हो जाएगा। अगला प्रश्न है 101, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है 102, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ये सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी ओ। अगला प्रश्न है 103, मैं पुनः जिन गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कविता का है? कविता का नहीं, कविताकार हो जाएगा। तो ये तुलसीदास जी का कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 104, रामचरितमानस से विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो ये मिलता है आपका अरण्य और लंका कांड में। अगला प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है 105, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख कृतियों का सही क्रम कौन सा होगा? तो ये विकल्प ए हो जाएगा। सबसे पहले चंदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावत और सबसे अंत में मधुमालती। अगला प्रश्न है 106, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो ये चंद की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न 107 है, हानुस नाटक के रचनाकार कौन होंगे? विषम साहनी। अगला प्रश्न यहाँ पर 108 है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? अभिनव गुप्त के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा 109, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? तो ये हो जाएगा विकल्प डी, काव्यलिंग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 110, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? विकल्प सी, ख। अगला प्रश्न है 111, दंतोष्टि ध्वनि है।
तो जो व है ये दंतोष्ठी ध्वनि हो जाएगा। अगला प्रश्न है 112। रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस बरस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यहीं रहे तो आवे। किस रस का उदाहरण यहाँ पर मिलता है? वियोग श्रृंगार रस का। अगला जो प्रश्न है 113। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता हैं अमीर खुसरो। जंगल के जीव रचनाकार, जो जंगल के जीव के रचनाकार कौन होंगे? श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न यहाँ पर 115 हो जाएगा। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा हम हशमत। अगला प्रश्न देखिएगा 116। देव किस प्रकार के कवि हैं? तो ये रसवादी कवि के तौर पर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 117। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? तो कौन सा हो जाएगा? पुनर्नवा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है 118। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन होंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न 119 है। इसमें पूछा गया है आपसे, सुदामा चरित के रचयिता कौन है? नंददास। अगला है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है? श्रीमद्भागवत का 10वां स्कंद। अगला प्रश्न 121 है। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड का हिस्सा होगा। अगला प्रश्न 123 है। इसमें क्या पूछा गया है? गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले तथा कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? तो ये थे आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न 123 है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन होंगे? भूषण। अगला है 124। बिरह बारिश किसकी रचना है? तो बिरह बारिश बोधा की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना होगी? तो ये आत्मकथा विधा की रचना हो जाएगी और ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा हो जाएगी। ये और ये तीन चार भागों में विभाजित है। तो दोस्तों देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। हमने देखने को तो 125 प्रश्नों को डिस्कस किया, परंतु जो तथ्यों को डिस्कस करेंगे तो 150 से ऊपर ये प्रश्न हो जाएंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि आपने सभी प्रश्नों को नोट किया हुआ जो आपको नहीं आते होंगे, और टेस्ट के रूप में भी आपने ये वीडियो को सॉल्व किया होगा। बाकी देखिए, वीडियो का अंत करने से पहले आपको फिर से कहूँगा, अगर आप LT कमीशन और PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित, तो आप हमारे बैच में एनरोल हो सकते हैं। तो इसको, अगर आपने इसमें एनरोल होना है तो आपने 8219312129 पर व्हाट्सएप करना है। 15 फरवरी से यहाँ पर बैच शुरू हो जाएगा। उसके पश्चात हमारे द्वारा कोई बैच शुरू नहीं किया जाएगा। जो होना चाहते हैं तो हो सकते हैं इसमें एनरोल। बाकी ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।